गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसके बारे में पढ़ चुके थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है इसको हम सब लोग समझेंगे और ये प्रूव भी करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई तो आई क्यों, कमी आई तो आई क्यों, इसकी भी बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है कि वो वेपर प्रेशर में कमी ला देता है। क्या ला देता है? वेपर प्रेशर में कमी ला देता है। हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, वेपर प्रेशर में कमी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के संख्या पे डिपेंड कर जाए, नंबर पे डिपेंड कर जाए, दैट प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड एज colligative properties. One point more here, depression in freezing point is also the colligative property. डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट भी colligative property है। चलिए देखते हैं कैसे colligative property है। आते हैं टॉपिक में। क्या टॉपिक हमारा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा टॉपिक है। पहले हम ये समझें, ठीक है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बात बताओ, हमने बताया था कि जब हम ये लेंगे, एक बीकर लिए, ठीक है, और इसमें हमने खूब सारा वोलेटाइल कंपोनेंट रख दिया। कितना? वोलेटाइल कंपोनेंट रख दिया। क्या कर दिया? वोलेटाइल कंपोनेंट रख दिया। और कुछ कुछ नॉन वोलेटाइल रख दिए, कुछ कुछ क्या कर दिए? नॉन वोलेटाइल रख दिए। ठीक, तो ये आपका वोलेटाइल हो गया और ये येलो वाला आपका नॉन वोलेटाइल हो गया। कैसा? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, कैसा हो गया? नॉन वोलेटाइल। क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल। क्लियर हुआ? चलो, अब यहां से हम अगर इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बेटा? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट। तो हीट देने पर क्या होगा? इसके द्वारा वेपर प्रेशर जनरेट होगा। मान लो नॉन वोलेटाइल ना होता तो वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होता। बिल्कुल सही बात है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाने से जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया कि नहीं? किसके लिए सरफेस एरिया कम हो गया? वोलेटाइल मॉलिक्यूल के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम पड़ गया। किसके लिए? वोलेटाइल मॉलिक्यूल के लिए। अगर वोलेटाइल मॉलिक्यूल के लिए सरफेस एरिया कम पड़ गया तो आपको पता है इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना। कैसा फिनोमेना? सरफेस फिनोमेना। और अगर इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और नॉन वोलेटाइल उस सरफेस को ऑक्युपाइड कर दिया तो इसका मतलब वोलेटाइल के लिए सरफेस एरिया कम पड़ गया तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी? वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। कमी क्यों आई? कमी बेटा इसलिए आई ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? जो या जिसके द्वारा वेपर प्रेशर बने ही ना उसको हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहेंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? बी से करते हैं। समझते चलो। क्लियर हुआ? तो ऐसे प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल मींस जो पार्टिकल पर डिपेंड कर जाए उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर में कमी आई थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पड़े थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो हमने आपको बताया था अगर जब वेपर प्रेशर में कमी आएगी तब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अगर फिर से बॉयल करना है। तो इसका मतलब वेपर जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें भी कमी आएगी। समझते चलिएगा। अगर वेपर प्रेशर में कमी आई तो किस में कमी आएगी? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी। तो जो यहाँ रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ भी। तो इसका मतलब ये है अगर वेपर प्रेशर में कमी आई है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी में कमी आएगी। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक क्या है आपका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? तो यहाँ कमी हो रही है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कमी क्यों हुई? क्यों कमी हुई? क्योंकि वेपर प्रेशर में कमी आ गई। वेपर प्रेशर में कमी क्यों आ गई? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया क्या? सरफेस पे जाके पसर गया, और जब वहां सूख ही नहीं रहा है तो अब जगह कम पड़ गई। किसके लिए जगह कम पड़ गई? वोलेटाइल के लिए। जैसे मान लो आपका एक बेड है, आप सोते हो, उस पर कोई जाए, 2-3 लोग पसर जाए, तो आप अच्छे से सो पाओगे? कभी नहीं सो पाओगे। सो पाओगे क्या? कभी नहीं सो पाओगे। तो वही कुछ जाके वहां पे हुआ कि जाके नॉन वोलेटाइल वहां पसर गया, इवापोरेशन क्या, सरफेस फिनोमेना, जब उसने ही ऑक्युपाइड कर लिया सरफेस को, तो सरफेस कम पड़ गया। सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। किसके लिए कम हो गया? ये सरफेस एरिया कम हुआ वोलेटाइल के लिए। तो इसलिए टॉपिक बना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट डिफिनीशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट सिर्फ एक टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर। क्या है? सिंपल टेम्परेचर किसी लिक्विड का, ऑफ एनी लिक्विड, किसी लिक्विड का क्या है? एक टेम्परेचर है जिस पर वो सॉलिड फॉर्म में बन जाए, जिस पर वो सॉलिड फॉर्म में बन जाए। अब क्वेश्चन आता है, सर कैसे सॉलिड फॉर्म में बन जाए? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो सॉलिड फॉर्म में बनने का मतलब ये है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which, freezing point is the temperature at which the vapor pressure of any substances, the vapor pressure of any substances in liquid state, clear, is equal to the vapor pressure of that substances in the solid state या solid phase। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है ना, लिक्विड फेज में किसी सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में किसकी बराबरी करने लगे? किसकी बराबरी करने लगे? किसकी बराबरी करने लगे? वेपर प्रेशर की बराबरी करने लगे। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट। क्लियर हुआ? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंसेस हो दुनिया में, उसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज में कुछ हो, और कुछ वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में कुछ होगा। जब दोनों लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फ्रीज्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of any substances become equal in which state? Liquid phase as well as solid phase at dynamic equilibrium। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी समझो, अगर मैं इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर मैं बात करूं तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ कि नहीं बेटा? यस हुआ। कमी हुई ना, तो कमी को कैसे डिनोट करोगे? एरो डाउन करके। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की। किसके? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छी बात है सर। तो डेल्टा TF हम लोग लिख सकते हैं क्या? डेल्टा TF हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं? हम लोग डेल्टा TF लिख सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो एक सुंदर सी इक्वेशन मिली क्या? KF इंटू M। क्या मिला? KF इंटू M मिला। तो ये जो डेल्टा TF है ये क्या है? डिप्रेशन है। डिप्रेशन किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। क्लियर? और KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और M क्या है? M बेटा मोलैलिटी है। क्या है? मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी है। क्लियर हुआ?
चलिए इतनी बात कर लिए, तो आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं किसके, अब आ जाओ इसकी बात कर लें। तो डेल्टा टी एफ ही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, डेल्टा टी एफ ही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, डेल्टा टी एफ ही क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कब, तो यहाँ देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, कब, अगर इफ एम 1 मोल पर केजी हो जाए, क्या हो जाए, 1 मोल पर केजी हो जाए, कितना हो जाए, 1 मोल पर केजी हो जाए। इसको थोड़ा सही से लिख दें, कितना हो जाए बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, अगर मोलैलिटी क्या हो जाए, 1 मोल पर केजी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, कब, जब मोलैलिटी कितनी हो आपकी, 1 मोल पर केजी हो जाए, कितना हो जाए, 1 मोल पर केजी हो जाए। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो भी समझ लेते हैं, यूनिट ऑफ, ये तो डिफिनीशन हो गया, किसकी डिफिनीशन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। अब आ जाओ इसकी यूनिट समझ लेते हैं, किसकी यूनिट, हम लोग समझ लेते हैं यूनिट किसकी यूनिट समझ ले, के एफ की। तो जरा लिखिए, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। क्लियर हुआ। तो यहाँ लिखेंगे के एफ डेल्टा टी एफ इंटू एम। रुकिए एक सेकंड, थोड़ा गलत लिख दिया, कितना लिख दिए, थोड़ा गलत कर दिए। तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम, ये रहा। क्लियर। तो डेल्टा टी एफ मतलब चेंज इन टेम्परेचर ना, तो चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन, केल्विन लिख दो। और इसकी यूनिट क्या है, मोल पर केजी। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ फाइनली हमें मिलेगा के एफ इक्वल टू किलो, बहुत से ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, किलो केल्विन पर। तो ये भैया किसकी यूनिट हो गई, ये आपकी किसकी यूनिट हो गई, ये हमारी हो गई यूनिट किसकी, के एफ की। किसकी यूनिट हो गई, के एफ की, किसकी हो गई, के। क्लियर। चलिए तो यहाँ के एफ की, तो के एफ की डिफिनीशन हो गई, के एफ की यूनिट हो गई। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, दूसरा पॉइंट ये पढ़ा, और तीसरा पॉइंट ये पढ़ा। अब आ जाओ इसको एक्सपैंड कर देते हैं फॉर्मूले, जहां से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो हम यहाँ क्या लिख दें, क्या था हमारा, डेल्टा टी एफ था सर जी, और क्या था, के एफ था, और क्या था, एम था। ठीक। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब बहुत बच्चों के यहाँ कंफ्यूजन होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं किसी बच्चे से मिला, वो बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा था, बाद में वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, किस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। तो अगर मैं कहूँ ये बच्चा डिप्रेशन में है, तो इसका मतलब उस बच्चे से जब मैं मिला था तो बच्चा अच्छा था। क्लियर। तो इसका मतलब पहले अच्छा था कि बाद में अच्छा है, पहले अच्छा था। तो इसका मतलब ये है कि प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। डिप्रेशन किस में आया, डिप्रेशन आया सॉल्यूशन में, ना कि सॉल्वेंट। किसमें डिप्रेशन ओवरऑल मिला, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम इसको ये लिखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिखेंगे। वहां क्या लिखते थे एलिवेशन में, टी बी माइनस टी एफ, टी नॉट भी लिखते थे, यहाँ उल्टा है, याद रखिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, टी नॉट एफ, बहुत सही बेटा, माइनस टी एफ, बहुत अच्छा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
सबका जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से सारा कांड हो रहा है, इसी सल्यूट की वजह से। तो किसकी वजह से, इसी सल्यूट, यही है नॉन वोलाटाइल ना, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, यही है। ठीक है, चलिए इसको क्या कहेंगे, ये वेट है, किसका वेट है, ये वेट ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट है ना कि सल्यूट, ए को हमेशा सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, और ये किसका वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, वही नॉन वोलाटाइल जिसकी वजह से सारा कांड हुआ। ठीक है, और ये क्या है, इसके बारे में सुने हो, क्रायो, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या ये का युग कहा रहा यार, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ना। और ये क्या है, ये आपका है टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्योर, लिख देते हैं टेम्परेचर किसका है, ये टेम्परेचर हमारा है किसका, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या है, ये टेम्परेचर ये भी है, लेकिन किसका, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर कम होगा। जैसे मान लो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसमें नॉन वोलाटाइल आप मिलाओगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 से कम होगा, 0 नहीं होगा। अब पानी कहाँ रहा, वो पानी अब तो रहा ही नहीं, जब पानी रहा नहीं तो कैसे फ्रीज होगा, अब तो फ्रीज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या हो गया, उसमें कमी हो गई, किसमें कमी हुई, उस सॉल्यूशन में, तो उसको याद रखिएगा, किसमें कमी होगी, इसमें कमी होगी। क्लियर हुआ, तो इसका कहने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कमी आएगी वो यहाँ पे, जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर कोई आए 12 ग्राम चीनी मिला दे तो क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा, कभी नहीं होगा, 0 से कम होगा ये तय है, लेकिन 0 नहीं होगा ये भी तय है, 0 से कम होगा ये फिक्स है, लेकिन 0 नहीं होगा ये भी तय है। ठीक है, तो आप 0 से कम लिख दीजिएगा कुछ भी। क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि वाटर का जो है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या कह दें 273.15 केल्विन। क्लियर, कब, प्योर जब रहेगा, कब रहेगा, प्योर रहेगा तब। इम्प्योरिटी नहीं बात कर रहा हूं मैं, इम्प्योरिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, प्योर के फॉर्म में, क्योंकि ये इसका काम आएगा। क्लियर हुआ। और कहीं कहीं KF भी लिखा रहता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर 1.86 किलो केल्विन पर मोल, इसको याद रखिएगा, किलो केल्विन पर मोल। तो दो बातें हैं, बात नंबर 1, बात नंबर 2। क्लियर हुआ, बात नंबर 1, बात नंबर 2। तो ये किसके बारे में हो गई हमारी सारी बातें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं ग्राफ पे। चलिए, क्लियर हो गया, अब आ जाओ ग्राफ पे, इसको देख लीजिए, ग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट, अब ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना है, इस ग्राफ को मैं फिर से बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ग्राफ का सीन, 2 एक्सिस इन्होंने खींच लिया, कितने एक्सिस, 2, एक को x एक्सिस नाम दे दें और एक को y एक्सिस। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर लिख लिया और यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिख दिया। क्या लिख दिया, टेम्परेचर लिख दिया। ओके, अब बताओ, ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लिया जिसपे वेपर प्रेशर होगा, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या लाइन ड्रॉ कर दी, और ये टेम्परेचर किसका है, ये T0F है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। टेम्परेचर ना लिखकर अब क्या लिखे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट।
सहमत हो? यहाँ टी नॉट एफ, टी नॉट नॉट का मतलब जीरो, जब शुरुआती दौर में शुरुआती में तो पनिए लोगे ना। चलिए ये रहा, ये पॉइंट है, ये इसकी बराबरी कर लिया। अभी समझने के लिए समझो, किसकी बराबरी कर लिया? इसकी बराबरी। तो इस पॉइंट पर ये मिल जाएगा। कौन मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके मिलन हो। तो ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट सर हमारा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या होगा? टी नॉट एफ। चलिए अच्छी बात है, टी नॉट एफ हो गया। ठीक है, जो भी कुछ हो हमें पता नहीं है ना आपको पता है, क्योंकि अलग अलग लिक्विड होगा, पानी के बारे में बात नहीं कर रहे। या पानी मान लो 100 डिग्री हो, 0 डिग्री, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बात करते हो। आप इसमें क्या करते हो? ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पाओगे तो वेपर प्रेशर में क्या होगी? कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो जब कमी आ गई तो समझो इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर था और सॉलिड का कुछ वेपर प्रेशर आ, वो अलग चीज है। अब इस पे कमी आ गई, तो कमी आ गई तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम बनेगा। अब यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा, कम बनाना, तो अब पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, तो पॉइंट हमें ये क्लियर हुआ। अब इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? चलिए, तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट आपका है किसका? सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, देखो उसमें रिप्रेजेंट किए हैं, नहीं किए, नहीं किए है ना। चलिए आप समझिए, अब हमको ये जो भी सॉलिड स्टेट होगा, ये हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसी टेम्परेचर पे उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड जाके फ्रीज हो जाता है। तो आप देखो, अब यहाँ इतने का अंतर है तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई, तो इसका मतलब हमें जो है टेम्परेचर में भी कमी लानी पड़ेगी। तो कमी लानी पड़ेगी तो हम किधर शिफ्ट हुए? इस पॉइंट पर। तो टी, ये इसको क्या लिखेंगे? टी बी, सॉरी टी एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी एफ। यहाँ अंतर कितने का आया? यहाँ अंतर आया डेल्टा टी एफ। ठीक है, और यही आगे चल के लिखे थे, क्या पीछे अभी पढ़ा है? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जितना ज्यादा उतना डिप्रेशन होगा, है ना, और डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा ना जितना वो होगा। तो इसका मतलब डेल्टा ये बढ़ नहीं रहा है, ये बढ़ने का मतलब है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी कमी आएगी, उतनी ज्यादा कमी आएगी। इसका मतलब ये है, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो यहाँ पे लिख दिए थे के एफ इंटू एम। तो ग्राफ समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर मोलैलिटी बढ़ाए तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ इस बढ़ोतरी का मतलब उसमें उस टेम्परेचर में और कमी आ गई। अब वो 0 पे फ्रीज नहीं होगा, अब वो और ज्यादा माइनस पे फ्रीज होगा। क्लियर हुआ? तो ये इसका ग्राफ रहा। तो ग्राफ समझ लीजिए, टेम्परेचर चाहे केल्विन में लेकर समझा दीजिए और चाहे उसमें लेकर समझा दीजिए। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। ओके, चलिए आ जाइए न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पोर्शन करने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कौन कौन से पोजीशन पे मतलब न्यूमेरिकल लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व होगा। देखिए चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले फार्मूले के बारे में देख लो। फार्मूला क्या पढ़े थे सर? पढ़े थे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एक फार्मूला ये पढ़े, ठीक। और क्या पढ़े थे सर? पढ़े थे टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ
इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये पढ़े थे। ठीक है, और पढ़े थे कि सर डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हो जाएगा अगर एम कितना हो जाए 1 मोल पर केजी हो जाए। तो फार्मूला 1 2 3, ये 3 फार्मूले हम लोग पढ़े। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में देखिए 1 ग्राम, कितना ग्राम 1 ग्राम कर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम। चलिए अच्छी बात है। नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया 50 ग्राम दिया। चलिए कोई बात नहीं। कौन दिया है बेंजीन, बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, लोवर्ड थर्ड फॉर्म लगा है ना LOWERD, तो लोवर्ड का मतलब क्या हो चुका, तो इसका मतलब बताओ ये डेल्टा TF दिया है बेटा कि TF दिया है कि T0F दिया है, तो ये लोवर्ड हो चुका, काम खत्म। तो यहाँ पे ये डेल्टा TF दिया 0.04 क्या दिया है केल्विन दिया। चेंज में चाहे केल्विन लो चाहे डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, तो इसका मतलब यहाँ पे KF भी दिया है कितना 5.12 किलो केल्विन पर मोल। चलिए ये भी हो गया। ओके, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द मोलर मास। क्या पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूलर मास। ना तो हमको इसका पता है और ना तो हमको इसका पता है, अब पूछ क्या रहा है मॉलिक्यूलर वेट बताओ। अगर इसकी जरूरत होगी तो करेंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है सर, डेल्टा TF। अच्छा कौन सा लगेगा, देखिए कौन सा लगेगा, पहले फार्मूले में डेल्टा TF ये नहीं, तो दूसरे फार्मूले को आप तीसरे को सिलेक्ट कर लो। किसको सिलेक्ट कर लो, दूसरे को। कौन सा दूसरा, तो लगा दो क्या था T0F माइनस TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सही है, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या बेटा डेल्टा TF। अच्छा मजबूरी है हमारा लिखना क्योंकि इसकी जानकारी तो दी नहीं है, तो इसलिए डेल्टा TF लिख ले रहे हैं। तो KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MWB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF देखिए कितना दिया है, डेल्टा TF आपको दिया है 0.40। ठीक, आगे आ जाइए। KF कितना है 5.12 दिया है, 1 ग्राम ये दिया है, 1000 ये है, और ये कितना है मॉलिक्यूलर वेट, तो निकालना ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 50 ग्राम। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट को एक तरफ ले लो भाई, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इधर आ गया। ठीक, और उधर लेके चले जाओ, तो 5.12 इंटू 1 का कोई मतलब है नहीं, चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, तो कितना हो जाएगा गुणे 1000, कितना गुणे 1000 डिवाइड बाई 50 और ये 0.40। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को हमको क्या करना है सॉल्व कर लेना है, और ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0, इसको सीधा काट दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको ये 10 हो जाएगा और ये 0.2 बचेगा, मतलब 0.1 और ये 5 बचेगा। सही है, क्लियर हुआ, 0.1 ये 5 हो गया। ऊपर जाएगा तो 10 50 हो जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा 50 हो जाएगा, तो कितना 51.2 गुणे 50 ना, और ये कितना हो जाएगा देखो बेटा कितना 51 ये इधर दे दो और गुणे 5, 5 दूनी 10। सही है, 5 दूनी 10 और 5 का नंबर 5 हो गया
अच्छा 6 होगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। और 55 25, तो पॉइंट यहाँ लगा दो, कितना आ गया 256 AMU आ गया। फिलहाल कैलकुलेशन आपका काम है, हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन ये आपका डन हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं सीबीएसई के, उसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था, फार्मूले की बात नहीं करेंगे। अच्छा लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, पहले फार्मूला ही लिख लो। क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, फार्मूला पहले जमा लो, फार्मूला खोपड़ी में बैठा लो, तब आएगा आंसर आपका, ठीक है। बिना हथियार के जंग नहीं लड़ी जाती, पहले फार्मूला याद करिए, फिर उसके बाद हथियार उठाइए, जंग लड़ने निकलिए। देखिए कह रहा 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो भैया पहले गिवन लिख लो, गिवन बिना तो काम बने ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 45 ग्राम, चलिए कितना ग्राम 45 ग्राम। कौन है इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो मॉलिक्यूलर वेट पहले निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये भी बवाल है C6H6O2। तो देखो 12 गुणे 6 C2 दिया है, कितना दिया है C2, कितना दिया है C2, 12 गुणे 2 जमा, कितना जमा 1 गुणे 6, ठीक, फिर जमा 16 गुणे 2, ठीक है, एक ऑक्सीजन के 16 तो 2 ठोर तो 24 जमा 6 जमा 32, तो जब कितना 30 जमा 32 और टोटल जमा 62, कितना जमा 62, तो 62 AMU लिख लो। हम सब बटोर रहे हैं कितना 62 AMU, क्लियर। चलिए अब हम इसको बटोर लिए, तब इसको हम हटा दे रहे हैं, कैसे निकाला जाता हम इसके ये डिस्कस कर रहे थे, ओके। चलिए आगे, मिक्स्ड विद कितने के साथ 600 ग्राम, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना चिपका दिया 600 ग्राम, कितना ग्राम 600 ग्राम, तो 600 ग्राम ही भैया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वाटर है, वाटर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तो वाटर के KF कितना होता 1.86 किलो कैल्विन पर मोल, हमने पढ़ाया था इसको। चलिए कैलकुलेट, कहाँ कैलकुलेट करेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और क्या कहा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन मतलब का, डिप्रेशन और खत्म लास्ट, तो मतलब डेल्टा TF पूछे बा, और कहा बा डेल्टा TF के साथ साथ TFO बताओ, अब यो बवाल है यार। चला देखा क्या आंसर का हो, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MWB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो सहमत हो, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज हम मिस कर रहे हैं क्या, कि T नॉट F कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस ना, या फिर 273.15 केल्विन, याद रखिए हिडन है। चलिए जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। बताओ तो बेटा KF कितना 1.86, ये कितना है 45 ग्राम, ठीक है, और 1000 है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई ये इसका कितना दिया 600 दिया, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 62 दिया, ठीक, तो ये है डेल्टा TF, ठीक। चलिए तो 2 जीरो मर गया, ठीक है, और ये कितना आएगा 5 और ये आएगा 3, ठीक है, और 15 दिया 45 ना, ये आ जाएगा 15, सही है। तो चलो देखो, तो डेल्टा TF बराबर आया 1.86 गुणे 75 हो जाएगा ना, 15 × 75 और नीचे 62, सही है। चलिए अब इसको डिवाइड कर दो, तो 1.86 इंटू 1 पार जाएगा, तो 62, 75 में 62 गया, तो 8 5 13, 13 बचेगा ना, 13 मतलब 2 बार जाएगा, क्यों ना, तो इसको कितना ले लें 2 बार। देखो
62, 8 इधर बचा, 5 उधर, 8 5 13, ठीक है। तो 13 बचेगा, 2 बार जाएगा, तो 62 दूना कितना होगा 124, तो कितना बच जाएगा 6। फिर उसके बाद एक बार भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। चलिए वो अप्रॉक्सीमेट ले लीजिए। अब इसी से क्या कर, एक कर दें, चलिए छोड़ दीजिए। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 1.21 गुणे, कितना गुणा करें यार इसको, 1.21 गुणे 1.86। अब एक गुणा करा चला, 6 ई आ जाए, 6 दूनी 12 2, और 6 ई 8 ई 16, 8 1 9, फिर उसके बाद कितना 1 2 और 1, यहाँ 6 आया, ये कितना आएगा 10 0, 12 12 13 13 1 14 4, और 9 9 2 11 11 1 12, और यहाँ पे 2। अब बताओ कितने पॉइंट, 2 2 4 2 2 4, तो 2.2 आ गया। तो इसका डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट जो आंसर आया वो कितना आया, डेल्टा टी एफ की वैल्यू लहराते हुए, ठीक है। कैसा, लहराते हुए, मतलब लगभग आंसर कितना 2.24 केल्विन, ठीक। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन का मिस्टेक भी हो सकती है, अपना चेक करिएगा। क्लियर है। चलिए अब आ जाओ, एक पोर्शन तो सॉल्व हो गया, कितना आंसर आ गया सर 2.24 केल्विन। ये किसका आ गया, ये डेल्टा टी एफ का आ गया। अब बताओ टी एफ बराबर, तो डेल्टा टी एफ पढ़े हो क्या, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अच्छी बात। तो मुझको बताओ कि टी एफ कैसे निकालोगे, तो इसको क्या करो, डेल्टा टी एफ माइनस टी नॉट एफ, सही है, बराबर माइनस टी एफ हो जाएगा, सही है। और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये जमा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा पॉजिटिव में, और ये काम हो जाएगा। तो टी एफ का जो आंसर आएगा, तो टी एफ बराबर बेटा टी नॉट एफ में से क्या कर दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दो, ये ज्यादा सुंदर है ना। तो कितना होता है टी नॉट एफ प्योर पानी का, पानी का प्योर कितना 1 इतना होता है। बहुत लोग 273 ले लेते हैं, आपका मन हो तो आप भी ले लीजिए, कोई हमें मतलब नहीं उससे, ठीक है। -2.24, क्लियर। तो इसको माइनस कर दो, 273.15 माइनस 2.24, सही है। 15, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 2 गया 9, ठीक है। और 2 बचे, 2 में से 2 का 0, और यहाँ 7 रहबे करे, तो यहाँ देखा कितने पे बॉयल होत बा, सॉरी अब कितने फ्रीज होत बा। अब कहा था भैया अब हम फ्रीज हो गए 270.91 केल्विन पर, कितने फ्रीज हो गए 270.19 केल्विन पे, अच्छा 91 केल्विन पे, ओके। तो भैया यहाँ डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आई, सॉरी टी एफ की जो वैल्यू आई कितनी आई, टी एफ की जो वैल्यू आई वो आपकी ये है। अब इसको थोड़ा सा फील कर लीजिए, फील करने का मतलब ये है पानी 273.5 पे फ्रीज हो रहा है, अभी कितने फ्रीज हो रहा है 270.91 केल्विन पे। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में लिख दें तो अच्छे से आपको फील हो जाएगा, हाँ सर कमी हुई, क्योंकि आज तक आपको यही याद है ज्यादातर कि पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। तो जरा इसको उसमें बदल दें, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कितना करेंगे, -273 से ना, -273 करिए, तो -273 करोगे तो कितना आएगा -2.24। तो इसका मतलब जो अब फ्रीज होगा, जितने भी फ्रीज हो रहा, पहले 0 फ्रीज हो रहा था, अब कितने फ्रीज होगा, अब -2.24 पर फ्रीज होगा। कितने फ्रीज हुए, इतने पर, यार कितने फ्रीज हुए, अब इतने पर फ्रीज हुए डिग्री सेल्सियस में। आई बात समझ में। तो ये आज का हमारा टॉपिक किसका हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। हमने RLBP पढ़ लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ लिया, और आज का हमारा क्लास किसका था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्यों बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, अच्छी मौत किसमें मिलती है, आराम से किसमें मर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।